हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर सीरीज़। इस सीरीज़ में हम PYQ करने वाले हैं, जिसमें आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले और प्लस क्वेश्चंस हमारे जल्द से जल्द शुरू हो पाए। और न्यू पैटर्न यानी अभी 2026 का ही क्वेश्चंस है, तो पैटर्न हमें कैसा आता है, अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग हम पैटर्न को देखेंगे। बाकी PYQ के तो एटलीस्ट हमें 5 ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने ही करने हैं, क्योंकि 5 ईयर में से ही हमारे पास कम से कम 10 से 20% ऑफ द पेपर आ जाता है। मतलब मान के चलो आपके 120 क्वेश्चन है, तो 120 में से आपको कम से कम 20 से 30 ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएंगे, या उसके सिमिलर टू क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमें देखने को, राइट। तो उससे हम रिलेट करके भी उसको आंसर को टिक कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस वही रहता है, इसीलिए PYQ से मैच होना तो बन सकता है। लेकिन अब की बार ये एक पैटर्न अलग आया है, इसमें 10 क्वेश्चन अलग से कर दिए गए हैं हमारे पास। इसमें इन द फॉलोइंग आइटम्स अ पेयर ऑफ सेंटेंस S1 S2 इज़ गिवन, सेलेक्टेड द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड relevant co-relationship of the second sentence to the first from among the option A, B, C and D and mark your response। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस हमारे कहाँ आते हैं, या तो GK में आते हैं या फिर हमारे रीजनिंग में आते हैं, राइट। लेकिन ऐसे क्वेश्चन अब हमारे इंग्लिश में भी बनने लगे, तो वो भी देख लेते हैं। हमें देखो इसमें ये देखना है कॉन्ट्राडिक्ट का, तो हमें पता है कि कोई भी जैसे S1 पॉजिटिव है तो S2 हमारा नेगेटिव होना चाहिए, तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है कि उसी को बढ़ा के कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें इन्वॉल्व कर रहा है, असर्शन कर रहा है, उसका कंफर्म करना कि हाँ पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है। और क्वालिफाइड द असर्शंस ऑफ द फर्स्ट, मतलब इसका ये है कि जो पहले सेंटेंस में जो चीज़ें दी गई है वो दूसरे सेंटेंस में उस चीज़ को क्वालिफाई करें। और एक चीज़ इसमें देखो आपको सिंपली देखने मिलेंगी, जो ABC ऑप्शन है वो सब एकदम इक्वल है। ऐसा नहीं है कि उनके पैटर्न उसने चेंज कर दिए ABC, तो हमें सिर्फ 1 2 3 4 में रखना है और बस सेंटेंस को पढ़ना है और उस अकॉर्डिंग टिक मार्क करना है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन। समर इन दिल्ली इज़ एग्जैक्टली हॉट। अब इसने क्या बताया कि समर हमारा दिल्ली में क्या है कि एक्सट्रीमली हॉट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है हमें। समर इन शिमला इज़ क्वाइट कोल्ड, और वहीं पे समर में शिमला वहाँ पे क्या रहता है, थोड़ा कोल्ड रहता है। तो देखो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है कि ये समर की बात कर रहा है तो ये विंटर की बात कर रहा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक जगह कोल्ड की और एक जगह हॉट की बात कर रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन बी होगा, कॉन्ट्रास्ट द असर्शन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका भी हमें पता चल गया कॉन्ट्रास्ट और कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बनाना आर अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, सही है। नेक्स्ट है डॉक्टर ऑफन रिकमेंड बनानास टू मेंटेन हेल्दी लेवल्स ऑफ पोटेशियम। अब यहाँ पे ये इसको क्या दे रहा है, सजेशन दे रहा है कि ये तो एक नेचुरली सेंटेंस हो गया कि बनाना हमें खाना चाहिए कि पोटेशियम मिलता है, लेकिन ये इसको सपोर्ट कर रहा है। तो सपोर्ट में कौन सा आएगा हमारा, कंफर्म करना, कंफर्म द असर्शन ऑफ द फर्स्ट में जो चीज़ लिखी हुई है वो सेकंड को कंफर्म फर्स्ट में जो चीज़ लिखी हुई है, जो सेकंड वाला सेंटेंस है वो फर्स्ट को कंफर्म कर रहा है कि डॉक्टर क्यों रिकमेंड करते हैं हेल्दी सर्विसेज के लिए, क्योंकि उसमें पोटेशियम रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक कार्स प्रोड्यूस नो एग्जॉस्ट इमिशंस, यानी उसमें इलेक्ट्रिक कार्स में इमिशंस को एग्जॉस्ट करने वाला कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती है, राइट। तो इसमें देखो हमारा क्या आगे क्या है, हाउ वेयर का मतलब क्या है कि इसी में प्लस पॉइंट ऐड ऑन करके दे रहा है। जैसे PQRS में हमने देखा है ना, वही सेम है, तो इसी में ऐड ऑन करके दे रहा है। द इलेक्ट्रिसिटी टू चार्ज दैम मैनी कम्स ऑफ फॉसल फ्यूल सोर्स। अब उसके कंपैरिजन में इसका चार्ज भी कम लगता है, वो भी चीज़ आप देख सकते हो। द इलेक्ट्रिसिटी टू चार्ज दैम मे कम फ्रॉम फॉसल फ्यूल सोर्सेज, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का फॉसल फ्यूल से डायरेक्टली सोर्स रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वहीं से प्रोड्यूस हो। तो ये इस चीज़ को क्वालिफाई कर रहा है, राइट, इसी में एड ऑन कर रहा है, हाउ वेयर से भी पता चल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास माउंट एवरेस्ट इज़ द टॉलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड, सही है। K2 in the
काराकोरम रेंज इज़ द टोलर देन माउंट एवरेस्ट। अब देखो K2 in the काराकोरम रेंज इज टोलर देन माउंट एवरेस्ट, नहीं, K2 माउंट एवरेस्ट की सेकंड हाईएस्ट है, राइट। तो ये तो इसका क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं बता रहा है, अलग ही चीज़ बता रहा है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है ट्रू नॉलेज इज ट्रू पावर, आ लिटिल नॉलेज हाउएवर इज़ अ डेंजरस थिंग। तो दोनों में एक जैसी बात कही है कि ट्रू नॉलेज ट्रू पावर मेंटेन करता है, लेकिन लिटिल नॉलेज क्या करता है, डेंजरस चीज़ को इन्विटेशन देता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसी के प्लस पॉइंट में इसको ऐड ऑन करके ये बात बोल रहा है। दोनों बातें अलग अलग है लेकिन है एक ही डायरेक्शन। नेक्स्ट है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। हैस्ट मेक वेस्ट, यानी क्या होता है, जो खालीपन होता है वो वेस्ट को कर देता है। तो इसमें भी क्या होगा कि एक जो हमारे स्पेसिफिक सेंटेंस है वो ही चीज़ उसमें लिखी हुई है, तो क्वालिफाई कर रहे हैं बस एक दूसरे को। नेक्स्ट है मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, जो बहुत सारे हाथ होते हैं वो काम को क्या कर देते हैं, ईजी कर देते हैं, लाइट कर देते हैं, बिल्कुल सही है। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द पोट, लेकिन टू मैनी कुक्स होते हैं वो हमारे पूरे के पूरे चीज़ को क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, मतलब उसमें वो चीज़ बनने में काफ़ी। तो ये एक दूसरे को कंफर्म कर रहे हैं कि होना तो चाहिए कम, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है द न्यू लैपटॉप मॉडल इज़ वेरी डिज़ायरेबल, डिज़ायरेबल में होता है, ठीक है। फिर हमारे पास है द बैटरी लाइफ ऑफ द लैपटॉप कुड बी बेटर, और जो लैपटॉप की बैटरी लाइफ होती है वो सही होती है, मतलब इसी को ही क्या कर रहा है, ये कंफर्म कर रहा है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्च शो एक्सरसाइज इम्प्रूव मूड्स, रिसर्च ने शो किया है कि एक्सरसाइज करने से हमारे मूड में इम्प्रूवमेंट आता है। 22 स्टडीज़ लिंक डेली वॉक्स टू रिड्यूस डिप्रेशन, डेली वॉक करने से क्या होता है, डिप्रेशन होता है, लेकिन ये तो ये बोल रहा है कि एक्सरसाइज करने से ही हमारा मूड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, कि 2022 की स्टडी लिंक कर रही है, सॉरी ये नहीं होगा, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा, पढ़ने से ही पता चल रहा है। देखो 22 की स्टडी क्या बोल रही है, इस चीज़ को ये कंफर्म कर रहा है कि डेली वॉक करने से भी हमारा क्या डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, हमें रिलीफ मिलती है उस चीज़ में। Some people doubt that code exists, believe in the exercise of code is universal। अब देखो इसमें तो ये डाउट की बात कर रहा है और इसमें ये एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे इसमें ये मैचिंग वाले आए थे, तो मैचिंग वाले में देखो ये एक जैसे वर्ड है हमारे पास, ठीक है। एक जैसे वर्ड को हमें अगर एक दो का भी मतलब पता होगा ना, तो भी हम इनमें से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही इसने ऐसे सेट किए। देखो इसमें 3 4 है, ऐसे करके बस 2 का पता होना चाहिए। अब देखो और नहीं तो हमें फर्स्ट का तो पता ही है, 40 ड्यूज का मतलब क्या होता है, 40 ड्यूज का मतलब होता है कुछ भी चीज़ अचानक से हो जाना, है ना। 40 ड्यूज का मतलब है हैपनिंग बाई चांस, तो इसमें फोर्थ आएगा, तो पहला नहीं होगा हमारे पास और चौथा नहीं होगा, ठीक है। अब हमें मान के चलो, अब इसमें हमें पता चल रहा है कि 42 TNOUS है, ये भी हमें नहीं पता, है ना। फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होगा हमारे पास, फॉर्मिडेबल का मतलब होगा डोंटिंग करना, है ना। फॉरलोरम का मतलब होता है सैड और सोलेटरी, ठीक है। तो डी में तो हमारा थर्ड आ जाएगा और सी में हमारा 2 आ जाएगा, तो इस हिसाब से कौन सा होगा, 2 और थर्ड है ना, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है। तो इसका तो देखो हमें स्पेलिंग्स वगैरह देखनी पड़ेगी, तभी हमें ये सारी चीज़ें याद होगी, बाकी इससे एक बार देख लेते हैं हम। 40 ड्यूज का मतलब होता है हैपनिंग बाय चांस, और 40 ड्यूज का मतलब होगा एग्जीबिशन एक्सेप्शनल ब्रेवरी की चीज़ों को छोड़ के हर एक चीज़ पे रोक लगाना, ठीक है।
और फॉर्मिडेबल का मतलब होता है डोंटिंग, और फॉरलोर्न का मतलब होता है सैड या सोलिडेटरी। नेक्स्ट है हमारे पास टोंटोलॉजिकल और एंटोलॉजिकल, इपी इप्स्टेमोलॉजिकल और इपिडीमायोलॉजिकल। अब देखो इसमें हमें ये देखनी है कि कौन किससे रिलेटेड है, राइट। तो हमारे पहले तो ऑप्शंस को देखते हैं, हमारे 3 है, 2 है, 2 है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पहले में कौन सा आना चाहिए। अब देखो हमारे पास क्या है कि हमें चलो इस चीज़ का नहीं पता, राइट, लेकिन ओंटोलॉजी का तो हमें पता होना चाहिए ना। ओंटोलॉजी क्या होना चाहिए? ओंटोलॉजी का होता है कि ओन है, वो चीज़ ओन है, ओन का मतलब पॉजिटिव है, अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इपिस्टेमोलॉजी। इपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है मोलॉजिकल, लॉजिकल जो चीज़ें होती है मोरल वैल्यू के साथ, तो ये नॉलेज से रिलेटेड है। तो हमने दूसरे और तीसरे से निकाला है, दूसरे में चौथा और पहले में पहला, तो लेकिन ये तो 2 में है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा इन दोनों में से। अब हमारे पास या तो लास्ट का देख लो। अब देखो इपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है इपीडियोमोलॉजिकल एक डिजीज़ का नाम होता है, ये चीज़ हमें पता है, तो ये थर्ड होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और टोटोलॉजिकल का मतलब होता है रेसिपिटेटियस के रिगार्डिंग में। ये थोड़े से हमारे क्या थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। इनमें से कुछ जैसे 10 आए हैं, तो 10 में से अगर हमने 5 6 भी किए बहुत अच्छी, लेकिन हमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं। अब देखो ये हमें पता है, इफ़ी थेफ का हमें पता है कि समथिंग कुछ जो डेड पर्सन हो जाता है उसके बारे में लिखा जाता है कब्रिस्तान में जाके, है ना, ये चीज़ तो हमें पता है, राइट। तो इसका मतलब पहला तो पहले में ही मैच कर रहा है, राइट, पहला पहले में ही मैच कर रहा है, तो इसका मतलब सी और डी तो आंसर होगा नहीं, सी और डी आंसर नहीं होगा। पहला पहले में मैच कर रहा है और लास्ट वाला चौथा तीसरे में। इपीग्राम का मतलब होता है अ शॉर्ट फेज एक्सप्रेसिंग एन आइडियाज़ इन क्लेवर वे। इपीग्राम यानी कोई भी चीज़, ईपी यानी इतनी सी ग्राम में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना, वो भी क्लेवरिंग के साथ। अब नेक्स्ट हमारे 2 चीज़ बच गई, 2 चीज़ों में से देखो हमारे पास इपिस्टेलर और इपीथेट है ना। तो हमारे पास देखो एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब कैरेक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हो सकता है। और अ फॉर्मल लेटर, अब अ फॉर्मल लेटर कौन सा होता है? फॉर्मल लेटर तो इफिथेट होता है ना, इफिथेट हमने सुना भी होगा, अ फॉर्मल लेटर होता है इफिथेट, और ये इससे डिस्क्राइब करने वाला हो जाएगा। सॉरी गलत हो गया, इपिस्टेल होगा हमारे पास, ये होगा इपिस्टेल का मतलब स्टाइलिश लेटर, ऐसे करके याद कर सकते हो आप, ये होगा। और इपिथेट का मतलब होगा कि एक एग्जेक्टिव जो डिस्क्राइब करता है किसी कैरेक्टर को, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखो थोड़े से हार्ड लेवल के, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत याद करनी होगी। जैसे मान के चलो इसके रिगार्डिंग अगर हमारा एक क्वेश्चन भी आ जाता है तो भी हमारे मार्क्स इंक्रीज हो रहे। नेक्स्ट है हमारे पास निहिलिज्म, फैटलिज्म। अब ये फैटे मैंने आपको अभी नेक्स्ट जो हमारी प्रीवियस क्लास गई थी उसमें बताया था। हेडोलिज्म, इकोइज़म से हम कुछ ना कुछ कंसिडर कर सकते हैं। देखो द बिलीव दैट प्लीजर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ, ये हो सकता है क्या? तो हम देखो इसमें देखते हैं,
ये हो सकता है कि द बिलीव करना दैट द प्लेजर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ लाइफ, ये ईगो से भी बढ़कर है। ये चीज़ इसमें हो सकती है हमारे, राइट। लेकिन ईगोइज्म में तो ईगो वाली चीज़ आनी चाहिए, तो ये नहीं होगा। चलो कुछ और ढूंढते हैं। अब यहाँ पे देखो, ईगोइज्म में ये इम्पोर्टेंट से ज़्यादा लाइफ में क्या चीज़ हो सकती है हमारे लाइफ से ज़्यादा? हैंडोनिज़म कहा जाता है हैंडल करना, यानी एक बिलीव किया जाता है कि इस चीज़ को, प्लेजर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थिंग इन लाइफ। नेक्स्ट है इकोनिज़म। इकोनिज़म का मतलब हमारे पास देखते हैं, द फैक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग दैट यू कांट प्रिवेंट समथिंग और हैपनिंग, द फैक्ट ऑफ थिंकिंग दैट यू आर बेटर और मोर इम्पोर्टेंट देन एनी वन एल्स। ये ईगो आ जाती है कि सबसे बेस्ट कौन, मैं। तो मतलब फोर्थ में तो डी होगा, सॉरी फोर्थ में तो थर्ड होगा, तो ये नहीं होगा हमारे पास, ये नहीं होगा। एक चीज़ हमें पता चल गई, ठीक है। और फैट का मतलब क्या होता है? फ्यूचर। फ्यूचर के रिगार्डिंग कौन सा है हमारे पास? देखो, द डेनियल ऑफ द रियलिटी, ये नहीं है। ये द फैक्ट ऑफ द एक्सेप्टिंग दैट यू कांट प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, जो कुछ हैपन होने वाला है इन फ्यूचर में उसको हम प्रिटेंड नहीं कर सकते, तो बी का तो सेकंड ही होगा। और बी सेकंड है, सिर्फ एक में ही है, क्योंकि हमने ये दो सेंटेंस जोड़े तो बी के सेकंड में सिर्फ एक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भी देख लेते हैं। देखो, इसमें अगर आपको बिलीव है कि दैट द प्लीजर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, तो उसको हेडोनिज्म बोलते हैं। हेडोनिज्म मतलब हेड होना आपकी। और निहिलिज्म का मतलब होता है द डेनियल ऑफ द रियलिटी, कि ऑफ ऑल रियलिटी में जीना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेलिज़ार्ड। अब देखो, ये बेलिज़ार्ड हमने कहीं तो सुना है, हमारे ज्योग्राफी का टर्म्स है ये बेलिज़ार्ड। चलो, टॉर्नेडो भी हमने सुना है, थंडर स्टॉर्म तो हमने सुना है थंडर स्टॉर्म, टाइफून्स भी हमने सुना है। तो चलो एक एक को डी कोड करते हैं। देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, हमें नहीं पता, चलो एक बार के लिए। अ स्टॉर्म विद द थंडर, थंडर के साथ कौन आता है? थंडर स्टॉर्म, यानी सी में तो टू होगा। अब सी में हमारे पास टू, दो ऑप्शन में, तो मतलब एक तो ऑप्शन हमारे पास बी नहीं होगा, एक तो हमारे पास बी नहीं होगा और एक हमारे पास सी नहीं होगा, राइट। क्योंकि हमें क्या चाहिए? सी में टू चाहिए, तो सी में टू दो में है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्व स्नो टॉम्स विद द स्ट्रॉन्ग वाइंड। अब देखो, जो भी चीज़ें स्नो के साथ स्ट्रॉन्ग में आती है, स्ट्रॉन्ग चीज़ें लेके जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अपना बेलिज़ार्ड, राइट। उसको ही तो हम बेलिज़ार्ड बोलते हैं ना। तो इसका मतलब फर्स्ट में तो थर्ड होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो दो से भी हम कर सकते थे, बाकी एक बार हम देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट में हमारा हो जाएगा फर्स्ट में हो जाएगा हमारा थर्ड, कि साउथ द स्नो स्टॉर्म जो होते हैं विद द स्ट्रॉन्ग वाइंड्स के साथ, आंधियों के साथ चलते हैं, उसे ब्लिज़ार्ड बोलते हैं। और टोर्नेडो किसको बोलेंगे? अ वाइल्डली रोटेट डिस्ट्रक्टिव कॉलम ऑफ द एयर एंड एक्सटेंड फ्रॉम द थंडरस्टॉर्म टू द ग्राउंड, ये वाली चीज़ हो जाएगी। और थंडरस्टॉर्म का बताइएगा। टाइफून क्या होता है? टाइफून होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर द वेस्टर्न पैसिफिक ओशंस में जो आते हैं ना, उसको हम बोलते हैं टाइफून्स। पैसिफिक ओशन में आने वाले जो भी साइक्लोन्स होते हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखो, इम्प्लीकेशन, कॉम्प्लिकेशन, सप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस। तो चलो एप्लीकेशन का तो हमें पता है, इसमें देखते हैं कि एप्लीकेशन कौन सा है। द एक्ट ऑफ द कम्युनिकेटिंग विद प्रेइंग टू आर डेटी,
भगवान की तरह किसी को भी अपने बारे में कोई भी चीज़ बताना, राइट। तो क्या हम वो चीज़ एप्लीकेशन में लिखते हैं? अ वर्बल और राइटिंग रिक्वेस्ट